प्यारे बच्चों, क्लास 12 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट पेपर का आप लोगों को बता रहा हूं। परीक्षा उपयोगी है। जैक में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को इसने मिलाकर बनाया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, लेकिन बहुत सारा बच्चा लोग को नींद आने लगा है कि बहुत आंसर बड़ा बड़ा है, कैसे करें, तो उसमें रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके लिए उपयोगी है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो पहला है कि आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, तीनों है, तो आपका आंसर हो जाएगा द। दूसरा क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है इसका वैकल्पिक नाम हो जाएगा सीमांत लागत। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो इसमें जो सम्मिलित होती है वो होता है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, सभी सम्मिलित होते हैं। आपका द आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है वो आपका किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, तो आ हो जाएगा। पांचवा है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मुद्रा जो है वो नहीं है, बाकी सब उत्पत्ति के साधन है। छठा आपका, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। तो ये आपका ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रैगनर फ्रीस ने। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये कथन जो है हमारे अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ, उनका कथन है। तो आठवां का स हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो ये आपका चुनाव की समस्या। किसके अनुसार? तो रॉबिन्स के अनुसार। 1932 में इन्होंने अपनी किताब लिखा था ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इसमें उन्होंने ये बात को कहा था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये लिए जाते हैं आपका कीमत तंत्र के आधार पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल गिरता है। तो इसका जो ढाल है वो गिरता ऊपर से नीचे की ओर। तो आपका स हो जाएगा ऊपर से नीचे। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका उत्पादन संभावना वक्र। आपका द हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक कल्याण। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो ये उत्पादन की तकनीक का जो चयन है वो हो जाएगा कैसे उत्पादन करें। मतलब इसमें चयन क्या करना है कि श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करें कि पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करें। 16 नंबर है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो उपयोगिता की माप की जाती। तो उपयोगिता की जो माप होती है किसके द्वारा होती है? मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा के द्वारा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अ उपयोगिता वृद्धि नियम, ब हो जाएगा उपयोगिता ह्रास नियम, और स होगा प्रतिस्थापन। इसको हम लोग प्रतिस्थापन का नियम कहेंगे। इसको गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा। फिर है तटस्थ वक्र का झुकाव होता है। तो इसका जो झुकाव होगा बाएं से दाएं होगा। कैसे? तो तटस्थ वक्र कुछ इस तरह होता है जो बाएं से दाईं ओर झुका होता है। मांग में कौन सा तत्व निहित होता है। तो मांग में जो निहित होता है वो होता है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मांग वक्र का समानता ढाल होता है। तो इसका जो ढाल है मांग वक्र का ढाल समानता बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। तो मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र का समानता ढाल होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर, मतलब
जिसका ढाल इस तरह होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, ठीक है, बा हो जाएगा। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है तो इसका फॉर्मूला ही है -px बट्टा पी वाई। ये px जो है वो x वस्तु का मूल्य को बताएगा और पी वाई जो है y वस्तु का मूल्य को बताएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो देखिए जैक में 2022 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है। तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो गोसेन का जो प्रथम नियम है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और गोसेन का दूसरा नियम कौन है, तो प्रतिस्थापन की नियम, जो अभी जस्ट हम लोग ऊपर को देखे हैं उसको हम लोग सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। तो गोसेन का प्रथम नियम हो गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में कौन सा है, तो निम्न में है आपका घरेलू कर्ज। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो मानवीय आवश्यकता को जो संतुष्ट करने की क्षमता है वो है उपयोगिता। क्या है, उपयोगिता, ब हो जाएगा उपयोगिता। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो है वो हिग्स एवं एलेन ने किया था। क्रमवाचक रहेगा तो हिग्स एवं एलेन, और गणनावाचक विश्लेषण रहेगा तो मार्शल हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये जो चित्र है वो आपका प्रदर्शित करता है पूर्णतया लोचदार मांग को। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है, तो ये घटता है आपका घटिया वस्तु की। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, तो हम लोग अभी जस्ट इसको पढ़े हैं 0। समानता एक उदासीन वक्र होता है, तो इसका वक्र जो होता है वो किस तरह का होगा, तो वो हो जाएगा मूल बिंदु की ओर उत्तल, सा हो जाएगा। मतलब ये है आपका मूल बिंदु और ऐसे रहता उदासीन, इसकी ओर उत्तल रहता है। निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है, तो प्रतियोगी वस्तु का संयोग जो है वो है आपका ब्रेड और प्रतियोगी वस्तु कलम, कार और पेट्रोल नहीं, कलम और स्याही नहीं, ब्रेड और बटर, कंबल और रजाई। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंबल और रजाई। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, तो यहाँ पर यू आकार का जो होगा वो हो जाएगा आपका औसत उत्पाद, सीमांत लागत, कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा, तो संतुलन कीमत पर जो प्रभाव होगा वो होगा संतुलन कीमत 0 होगी। तो बच्चों ये थे आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी चैप्टर 1 और 2 से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3, 4, 5 चैप्टर से भी देख लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।